चलिए बच्चों, आप सब तैयार होंगे और आज हम करने वाले हैं प्री बोर्ड का पेपर 10th क्लास का। और ये पेपर आप सभी को बेटा मिल चुका है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था। ये 80 नंबर का पेपर था और 3 घंटे आपको मिले थे पेपर करने के, ठीक है। पेपर कैसे है? पेपर के अंदर 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो कि 1 से लेकर 20 तक है। उसके बाद 21 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन, ये जो 6 क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के हैं, राइट। उसके बाद और 6 क्वेश्चन आने हैं 27 से लेकर 33, जो कि आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस आने हैं 34 से लेकर 36, मतलब 34, 35, 36, 34, 35, 36, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। चलिए अब जरा क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। एक अधातु का नाम बताइए जो चमकदार है। बेटा जो अधातु होते हैं, जैसे कि धातु को छोड़कर धातु कौन कौन सी आपके पास पता है? चांदी, लोहा, तांबा, है ना, ये सब कुछ धातु हैं। सोना, सब कुछ धातु है। अच्छा, अधातु में कौन से आ गए? जैसे कार्बन है, पेपर है, ये सब अधातु है ना। हमारे पास कुछ भी चीज़ें हैं वो अधातु हैं। कुछ भी ले लो, उसके अंदर कोई भी गैस ले लो, वो सब अधातु हैं। अभी कह रहे हैं अधातु होते हुए चमकदार हो, उल्टा हो गया। धातु जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं अधातु चमकदार हो, तो आंसर आप यहाँ पे लिखिएगा आयोडीन, जो कि नमक के अंदर, सुनते ना आपके नमक में क्या है, आयोडीन है या नहीं है ना, वही आयोडीन। तो आयोडीन जो होता है वो चमकदार होता है, जबकि है अधातु। अब ये पूछ रहे धातु हो और चमकदार नहीं हो, ये भी उल्टा हो गया। तो ऐसी धातु कौन सी है भाई? चांदी, लोहा, तांबा, सबको साफ कर लो, सोना, तो ये चमक जाते हैं। फिर कौन सी है एक धातु का नाम? वो है लेड। लेड जो धातु है वो चमकदार नहीं है, तो यहाँ पर अधातु है ये। आंसर ऐसे लिखोगे अधातु आयोडीन, और धातु के अंदर लिखोगे कौन सी? लेड, जो कि चमकदार नहीं है। मतलब ये दोनों अपवाद हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, उसे धातु के साथ अभिक्रिया कराने को कह रहा है। जब भी कभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, ये याद रखो। उत्सर्जित गैस में पहली तो लाइन लिख दी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ लिख देना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसके लिए परीक्षण क्या है, तो लिखोगे आप पूरा आंसर लिखना बेटा। पॉप की आवाज़, अगर माचिस की जलती हुई मोमबत्ती या तिल्ली, है ना, माचिस की जलती हुई तिल्ली यदि इस गैस के पास लेके आते हैं तो वो पॉप की आवाज़ के साथ बुझ जाती है, ठीक है। किसके साथ? पॉप की आवाज़ के साथ। कुछ बच्चों ने पेपर में बुदबुदाहट लिखाए हैं। बुदबुदाहट बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, हाइड्रोजन गैस के लिए नहीं है। और अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो हमेशा कौन सी गैस निकलनी है? हाइड्रोजन गैस ही निकलनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये तो हमारे PT1 में भी आया था और सबको पता होना चाहिए था, फिर भी गलतियाँ करके आए हैं बच्चे। तो इमली जो है, इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है? इसमें टार्टरिक अम्ल होता है, और सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरके के अंदर एसिटिक लिखिएगा और इमली के अंदर आप लिखिएगा टार्टरिक अम्ल, ठीक है। सिरके के अंदर लिखिएगा आप एसिटिक, और इमली में टार्टरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रिज्म से निर्गत होने पर प्रकाश की किरण किस ओर मुड़ती है? एक तो बच्चों जब भी क्वेश्चन आए कुछ और नहीं समझ में आ रहा, हमने प्रिज्म तो पढ़ाई है, प्रिज्म को देखा दिया, हमने ऐसे बना दिया, हमें पता है प्रकाश की किरण उसमें गई, उसके बाद उसका यहाँ पर विक्षेपण हुआ और ये बाद में बाहर निकल गई। अब जब ये बाहर निकल रही है तो क्या देख रहे हैं हम? ये तो नीचे की तरफ जा रही है। हाँ, तो यही हमें लिखना है कि प्रिज्म में से प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो वो आधार की ओर मुड़ जाती है, आधार की ओर मुड़ जाती है। जो बच्चा चित्र भी बना के आएगा उसको भी कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे बेटा, हो सकता है पूरा 1 नंबर ही मिल जाए, नहीं तो आधा नंबर तो मिलेगा ही। और जो बच्चा चित्र बना रहा है और साथ में लिख भी रहा है, इसका मतलब उसको पता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था जितना आता है आप पेपर में लिखो, जो समझ आ रहा है, खाली नहीं छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या अर्थ है। बेटा हाइड्रोकार्बन जहाँ शब्द आ गया, कुछ बच्चों ने खाली हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन कर दिया कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, लिख दिया, बढ़िया है, लेकिन आगे भी लिखना पड़ेगा हमें। किसके बारे में? संतृप्त के बारे में। यदि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक कला बंध हो तो ऐसे यौगिकों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? यदि हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोकार्बन लिखा है ना शब्द, उसी में से लिखें, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एकल आबंध हो तो ऐसे यौगिकों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट। अच्छा, किसी ऐसी प्रकाशीय परिघटना का एक उदाहरण दीजिए जो प्रकृति में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है बेटा? यहाँ लिख के आना, तारों का टिमटिमाना। तारे एकदम से एक जैसी रोशनी में नहीं दिखाई देते, जबकि उनकी रोशनी कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। और कारण क्या होता है? वायुमंडल की परतों से उसका अपवर्तन हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +3 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या दिखाई दे रहा है हमें? +3 मतलब आवर्धन मतलब क्या होता है? बढ़ना, बड़ा होना, और +3 मतलब तिगुना हो जाना, 3 गुना हो गया, बढ़ गया ना इसका मतलब। अच्छा, हमें बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब वो देखने में कैसा है। तो यदि वो +3 हो गया तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो साइज है उसका, प्रकृति कैसी होगी? वो 3 गुनी होगी। सीधी होगी या उल्टी होगी, पहले तो ये बताओ। लाइन के ऊपर होगी तो सीधी, क्या लिखेंगे? सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। 3 गुना लिख के आ सकते हो? बिल्कुल लिख के आ सकते हो बेटा। कई बच्चे पूछ रहे हैं क्या हम 3 गुना लिख दें? हाँ जी, लिख दो 3 गुना। ठीक है, 3 गुना लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिखेंगे आप? अब यहाँ प्लस जब निशान दिख रहा हो ना, हमेशा प्लस जब दिखे उसके लिए आप लिख देना, ये कहाँ मिलेगा बेटा आपको? ये दर्पण के अंदर दिखाई देगा, दर्पण के अंदर। बस 3 गुण हमें किसके लिख के आने थे बेटा? हमें तो 3 गुण किसके लिख के आने हैं? प्रतिबिंब के लिख के आने हैं, है ना। मुझे लगता है आप सबको समझ आ रहा होगा सही से। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लेना बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, एक अवतल दर्पण, ये अब अथवा वाला प्रश्न है, चाहे तो 6 का ऊपर वाला पार्ट करना था चाहे नीचे वाला। अभी कह रहा है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की एक किरण उसी मार्ग से परिवर्तित क्यों होती है। सोचो, अवतल दर्पण मैंने सोच लिया क्या है, ये है अवतल दर्पण। इसका वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस है, ये केंद्र है। जब केंद्र पे से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो उसी पे से ही वो वापस जा रही है, मतलब यहाँ से आई इसी मार्ग से वापस चली गई। कारण क्या हुआ इसका? तो कारण ये है बेटा, जब भी कोई प्रकाश की किरण केंद्र पे से आती है तो, और वो आई और आर दोनों ही इसके बराबर हो जाते हैं, मतलब वास्तव में ये कुछ इस तरह से आती है बेटा, है ना। तो आई और आर बराबर हो जाते हैं, इसीलिए उसी रास्ते से वो गुजर जाती है, ये लिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका दिया हुआ था भाई, क्या दिया हुआ है इसके अंदर? इसमें बल दे रखा है ऊपर की तरफ, एक साइड दे रखा है विद्युत धारा। अब इसने पूछा है, याद करो आपको अंगूठे से, उल्टे हाथ के अंगूठे से समझाया गया था। अंगूठा जो है वो फोर्स दिखा रहा है, एफ लिखवाया था फादर, और उंगली जो है पहली वाली उंगली वो आपको मदर लिखवाई हुई थी, याद है ना सबको। ये हमारा अंगूठा था और इसके पास वाली जो उंगली थी उसे हमने दिया था मदर नाम, ये फादर है, ये मदर है, और जो तीसरी उंगली है
है ना, मतलब मिडल फिंगर, जो सबसे बड़ी उंगली होती है मिडल फिंगर, उसको हमने नाम दिया था किसका बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के बाद क्या था ये, आई का नाम दिया था। वेरी गुड। तो ये कह रहा है विद्युत धारा आई है, चालक एफ है, तो एम कैसे होगा इसके अंदर, वो बनाना था। अब ये सारी की सारी 90 के एंगल पे होती है, मतलब एम जो है यहाँ बनाना था, बस बना के दिखाना था हमें, और कुछ नहीं करना था बेटा। और यहाँ पे चालक पर बल लिखा था, यहाँ विद्युत धारा थी, तो यहाँ पे क्या लिखना था, चुंबकीय क्षेत्र, बस इस लाइन का नाम चुंबकीय क्षेत्र लिखना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सीधे धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने का नियम। अब यहाँ पेपर में मैंने देखा कुछ बच्चों को नियम याद नहीं था, नियम का नाम क्या है। उन्होंने कुछ इस तरह से दिखा दिया कि एक सीधे चालक से, कंडक्टर से करंट जा रहा है, उन्होंने ये शो किया ऐसे, और उसके बाद उन्होंने उसका फ्लो दिखाया, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लाइनें दिखाई हैं बेटा। तो जो ये लाइनें दिखाई, गोल गोल सर्कल दिखाने की इन्होंने पूरी कोशिश की बच्चों। एक तो इन्होंने एक गलती ये की कि इसके अंदर एरो नहीं लगाई। करंट के लिए ऊपर एरो लगाओ कि इसमें चुंबकीय शक्ति जो है ऊपर की तरफ लग रही है ना। तो कहाँ पे लगा ये लगा आपका उंगलियों की तरफ। भाई सीधा हाथ पकड़ो अपना, अंगूठा ऊपर करो और फिर उंगलियां मोड़ो गोलाई में। तो हमने क्या देखा कि जब हम गोलाई में उंगलियां मोड़ रहे हैं तो वो उल्टे हाथ, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ गोलाई में घूम रही है। और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं वाम, सीधे हाथ का रूल है ना, वाम हस्त नियम। क्या बोलते हैं इसको, वाम हस्त नियम। बस इसने नियम का नाम पूछा था, जिस बच्चे ने ये नियम लिखाया है वो सही है। अच्छा, पेपर में वाम याद नहीं आ रहा, तब क्या करें, राइट लिख देना। आपका राइट हैंड बोल रही हूँ ना मैं, तो राइट हैंड, हैंड की स्पेलिंग भी आती है HEND, और नियम के लिए रूल, ठीक है। अच्छा, वाम हस्त, वाम अंगुष्ठ नियम करना, वाम हस्त अंगुष्ठ नियम है ये। अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है, थंब रूल। दोबारा लिख के दिखाऊं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेटा राइट हैंड थंब रूल। सीधे हाथ से है ना, चाहे तो वाम हस्त अंगुष्ठ नियम लिखाना। अगले प्रश्न की ओर आइए जरा। किसी चालक में उत्पन्न, ये तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को कराया था, फिर भी कुछ बच्चे नहीं करके आए। इसके अंदर मैंने ये कहा था आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ऊष्मीय ऊर्जा दे रखी है, संबंध बताना है V और I और T में। तो H बराबर VIT, इसको लर्न कर लो। बस 1 नंबर का क्वेश्चन था, फॉर्मूला लिखने का हमें नंबर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसे उपकरण का नाम लिखिए जो किसी विद्युत चालक में विभवांतर बनाए रखने में सहायक होता है। अब देखो बेटा, कोई विद्युत चालक उपकरण लगाना है हमें विद्युत चालक में। जैसे विद्युत चालक में विद्युत जा रही है ना, कुछ भी मान लो, यहाँ पे बल्ब लगा लो। अब इसमें से विद्युत लगातार एक जैसी जाती रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं ना। हाँ, तो इस सेल को ही कहते हैं। इसके लिए एक उपकरण का नाम लिखना था, तो चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो चित्र आपको समझाने के लिए बनाया। सीधा आंसर हम ये लिख देंगे, या तो हम उसमें बैटरी लगा दें बेटा, बैटरी, या फिर क्या लगा दें, या सेल का प्रयोग कर लें, बस। अगला प्रश्न है, आज हम 10 ही प्रश्न करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी मैं जल्दी ही, ठीक है। यहाँ ये तो बहुत ही आसान है भाई। इसमें है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क मतलब किडनी, वृक्क भी दे रखा है, मैंने बताया था, नाम खुद ही वृक्क लिख के दे रहा है। तो इसकी संरचना, यहाँ इकाई दे रहा है, तो इकाई क्या होगी, वृक्काणु। कितना आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, रुधिर के उस घटक का नाम बताइए जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने में सहायता करता है। नहीं तो खून बहता रहे किसी भी चोट से,
है ना, तो वो है प्लेटलेट्स। क्या नाम है? प्लेटलेट्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे में उस प्रक्रिया का नाम बताइए जहाँ जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होता है। तो जल कहाँ से निकलता है? ये पौधा है, मान लो पेड़ है, इसमें से कहाँ से जल निकल रहा है? इन पत्तियों से जल निकल रहा है। और पत्तियों से जल का धीरे धीरे उड़ना क्या कहलाता है बेटा? इस प्रक्रिया का नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन न लिख लेना, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पूरा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट है, हर पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है? हरे पौधे को, सॉरी। अब हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो खाना बनाते हैं। वेरी गुड। तो ये इतना आंसर जिसने लिखा है उसका ठीक है, क्योंकि वो खाना बनाते हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हाँ, तो लिखा ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। बहुत अच्छा, अगर लिख के आओगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, नहीं तो इतना भी बहुत था। वो स्वपोषी होते हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ओहो, प्रश्न 12 हो रहा है ये तो। चलो एक और पार्ट है, ये भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आज की वीडियो 13 तक करके बंद करूँगी। ठीक है। आहार श्रृंखला में पोषी स्तर सीमित क्यों होते हैं? कोई आहार श्रृंखला है, जैसे कि घास को खाया, हिरन को खाया, शेर ने, इस तरह से कोई खाद्य श्रृंखला चल रही है, तो ये लिमिटेड है। 1, 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा तो नहीं जुड़ते। अब इसका कारण क्या होता है? क्यों? क्योंकि लिमिटेड क्यों है ये? सीमित क्यों है? तो सीमित का आंसर आ जाएगा क्योंकि एक पोषी स्तर से दूसरे में पोषी स्तर पर जाने में ऊर्जा का क्या होता है बेटा? ऊर्जा का लॉस होता है ना? ऊर्जा का, इतना हो गया, ऊर्जा का ह्रास होता है या ऊर्जा की कमी आती है। वही सेम ऊर्जा रहती तो कितनी लंबी कर लेते बेटा, लेकिन ये लिमिटेड हो जाती है 10%। जैसे मान लो घास के पास 100,000 किलो जूल ऊर्जा थी, उसने किसको, हिरन ने इसको खा लिया, उसके पास तो अब 100 ही रह गई। एक 10% का नियम है, एक 0 कम हो गई। और शेर के पास तो 10 ही रह गई। अब शेर को जो खाएगा उसके पास तो कुछ भी एनर्जी नहीं जाएगी ना, एक ही जाएगी 1 किलो जूल। इसीलिए ये सीमित होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आज के लिए वो है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? बेटा हमारे शरीर के अंदर, जो आप सबको पता है बेटा, आहार नाल है। इसके अंदर अलग अलग ग्रंथियाँ जुड़ी हुई हैं उसके अंदर, ये भी हम सबको पता है कि यहाँ पर एक ग्रंथि जुड़ी है जिसका नाम है क्या? लीवर है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रंथि जुड़ी है जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाज है। लेकिन आहार नाल तो एक ही चल रहा है ना, तो पाचन कहाँ हुआ? किसका? वसा का पाचन कहाँ हुआ? पाचन तो ये शुद्रांत में ही होता है बेटा। किस में होता है? शुद्रांत में। मान लिया इसके रस से होता है, यकृत के रस से हो रहा है, हाँ, पित्ताशय से हो रहा है, हाँ, लेकिन हुआ किस में है? शुद्रांत में हुआ है, राइट। तो आंसर आएगा शुद्रांत। चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो कल डालूंगी, सभी बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे और अपने क्वेश्चन पेपर पे सारे आंसर लिख लेंगे।